नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। स्पेशली इंडिया कंट्री के सारे सिटीजन्स को, सारे नागरिकों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से देख रहे हो इंडिया के अंदर, जैसे आपके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और या फिर कोई भी ऐसा राज्य है जो भी इंडिया कंट्री के अंदर है, वहाँ से आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट से, यानी कि आयुर्वेदा डिपार्टमेंट से निकाली गई है। यानी कि यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी की तरफ से ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसको आए हुए एक हफ्ता लगभग हो चुका है इस नोटिफिकेशन को ओ यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ बात करने वाला हूँ आपसे। टोटल अगर आपको बताऊं वैकेंसियां कितनी है, तो वैकेंसी यहाँ पर 300 है। 300 लोगों के लिए यहाँ पर जॉब निकाली गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। यूपीपीएससी जो आपका एक कमीशन है, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो पब्लिकली जो गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, तो उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज होते हैं उसकी रिक्रूटमेंट कराना, उसके एग्जाम्स को कराना, उसके सारे रिक्रूटमेंट को, प्रोसेस को कराने का काम यूपीपीएससी का होता है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है उसको मैं आपको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, उसका नोटिफिकेशन, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि किस पोस्ट पर वैकेंसी है। और साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदा डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, तो यहाँ पर जो वैकेंसियों के नंबर्स हैं वो तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिए। मैं आप ये बताऊंगा कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि अलग अलग स्टेट्स के नाम लिए, तो हर स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई करेगा या फिर सिर्फ यूपी कैंडिडेट अप्लाई करेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर ये समझेंगे इसकी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होंगी अप्लाई करने के लिए, इसके लिए जो काम करेंगे आप वहाँ पर वो सैलरी क्या होगी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और उसका पैटर्न क्या हो सकता है, साथ ही काम क्या क्या रहेगा, और आप कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, फीस क्या होगी फॉर्म की, एक एक चीज़ यहाँ पर हम इस जॉब से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट तो मैंने आपको बता ही दी है। नेक्स्ट हम चलेंगे डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे, नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए कैसे आप इसमें जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर एक तो आपका ये है, जो एक नोटिफिकेशन है वो इसमें यही बोला गया है, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है और लास्ट डेट इसकी 4 अक्टूबर है। लेकिन ये डेट एक्चुअल में नहीं है, अब मतलब इस डेट को बदल दिया गया है। इस डेट की जगह आपकी 11 अक्टूबर कर दी गई है, यानी डेट आगे बढ़ा दी गई है। एक हफ्ते पूरा डेट को आगे बढ़ाया गया है लास्ट डेट फॉर्म की, जिसके लिए नोटिस भी निकाला गया है, वो नोटिस भी मैं डिस्कस करूँगा। फीस का समय भी सेम रहेगा, सेम जो 4 अक्टूबर था वो भी 11 अक्टूबर हो जाएगा। और अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको OTR करना होगा, यानी यूपीपीएससी के वेबसाइट पर आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और वो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप OPPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे आप देखेंगे OTR सेक्शन आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे और फिर यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ईमेल आईडी आपका और आपका मोबाइल नंबर, इन दोनों की ज़रूरत होगी सिर्फ, और आप इससे अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स और आप कहाँ के रेजिडेंट हैं, मतलब आप यूपी के ही हैं या फिर किसी दूसरे राज्य के हैं इंडिया कंट्री से, ये आपको बताना होगा। साथ ही आपको वहाँ पर ये भी बताना होगा कि जैसे कि आपका एड्रेस पूछ लिया जा सकता है, और आपका जेंडर, आपके फादर मदर का नाम और एक आईडी प्रूफ के तौर पर कुछ लिया जा सकता है। वो सब आप ऑनलाइन फिल कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक ही बार होगा, ऐसा नहीं होगा कि अगर अब आगे कभी यूपीपीएससी की कोई नोटिफिकेशन आती है किसी दूसरे जॉब की यूपी राज्य के अंदर, तो इसमें आपको दोबारा उस जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, सिर्फ उस जॉब का फॉर्म फिल करना होगा। तो ये आप समझ लिया आपने। अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ यहाँ पर नोटिफिकेशन को डिस्कस करने। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट में, आप इस चीज़ को रीड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये है कि फॉर्म अगर पूरा नहीं भरा तो वो भी वो कैंसिल हो जाएगा, फॉर्म की फ़ीस नहीं भरी तो भी वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ये सारे सिचुएशंस लिखे गए हैं। स्पेशल नोट क्या है, यही है
कि कैंडिडेट पहले OTR ही करे, उसके बाद अपना फॉर्म भरे। OTR के बिना वो फॉर्म नहीं भर सकता। अब यहाँ पर आपको बताएं तो पहला स्टेज तो यही है कि आप OTR जैसे ही कर लेंगे, उसके बाद अपना सेकंड स्टेज में अपना फॉर्म भर देंगे। मतलब फर्स्ट स्टेप जो होगा आपकी तरफ से वो OTR रहेगा, और फिर सेकंड स्टेज जो रहेगा आपका वो आपका फॉर्म भरने का रहेगा। और उसके बाद थर्ड स्टेज में आप अपनी पेमेंट कर रहे होंगे, और फोर्थ स्टेज में उसका प्रिंट ले रहे होंगे। ये सारा काम आप कर रहे होंगे फॉर्म भरते समय। एप्लीकेशन फ़ीस की बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर ये रहेगी कि अगर कोई UR अनरिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट होगा तो 100 रुपये फॉर्म के फ़ीस पे करेगा, और प्लस 25 रुपये वो जो है पे करेगा प्रोसेसिंग चार्ज के, यानी 125 रुपये अनरिजर्व कैंडिडेट कैटेगरी वाला पे करेगा इस फीस को। साथ ही यहाँ पर स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब जैसे कैटेगरी वाले कैंडिडेट 40 रुपये फॉर्म 40 रुपये एग्ज़ाम के और 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, यानी कि 65 रुपये वो पे करेंगे। साथ ही अगर कोई डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट है तो वो सिर्फ 25 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी पे करेगा, और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो भी 65 रुपये ही पे करेगा। तो फॉर्म की फ़ीस की बात हो गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द पेमेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको फॉर्म की लास्ट डेट से पहले ही पेमेंट करनी होगी, नहीं तो फिर आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा पेमेंट के लिए। अब ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं कि फ़ीस सोचते हैं कि बाद में पे करेंगे, और फॉर्म का जो पूरा प्रोसेस होता है वो फिल करके सबमिट कर लेते हैं, लेकिन फ़ीस छोड़ देते हैं कि फ़ीस हम बाद में करेंगे। तो बाद के लिए उसमें भी वही सेम समय है जो फॉर्म का है, ये मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी अगर आपको जाननी है तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो पोस्ट है वो स्टाफ नर्स आयुर्वेद की है। मतलब कि आयुर्वेद के लिए, यानी कि स्टाफ नर्स चाहिए। स्टाफ नर्स मतलब कि जो कि UPPSC अपने जो स्टाफ में जहाँ पर रिक्रूटमेंट करा रहा है वहाँ पे उन्हें नर्स चाहिए। नर्स आयुर्वेद की नर्स चाहिए, जिसमें आपको मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए। मेल जो है वो 48 कैंडिडेट्स चाहिए, और फीमेल जो है वो 252 चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया। और ये जो वैकेंसी है, हो सकता है आगे चल के आपको और अपॉर्चुनिटी मिले और इसमें कुछ चेंज हो जाए तो ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और नेचर ऑफ पोस्ट ये है कि ये ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है। मतलब गैजेटेड पोस्ट वो होती है जहाँ पर आपके स्टैंप या आपके सिग्नेचर जैसी बड़ी चीज़ें जो कि वैलिड मानी जाती हैं, जो कि एक ऑफिसर के तौर पर होती हैं, जो कि गैजेटेड पोस्ट होती है, तो वह नहीं है ये पोस्ट। ये ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है। और साथ ही अगर यहाँ पे होगा पे स्केल, तो पे स्केल यहाँ पर होगा 4600 रुपये का पे स्केल रहेगा। और मैट्रिक पे मतलब हो जाता है कितने रुपए महीना मिलेगा, तो 44,900 रुपये पर मंथ मिल रहे होंगे। और 1,82,400 रुपये तक आपकी मैक्सिमम ए सैलरी हो सकता है। मतलब इसके बीच में आपकी सैलरी लाई करेगी कहीं ना कहीं। और 4600 रुपये आपको ग्रेड पे के तौर पर हर महीने मिल रहे होंगे। अब ये अलग होंगे सैलरी से। रिजर्वेशन अगर आपको जानना है तो द रिजर्वेशन जो रहेगा वो स्केड्यूल कास्ट यूपी के जो भी किसी ना किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में होंगे तो उनको मिल जाएगा ये, बाकी कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा। तब तो वही लिखा हुआ है ये सब, ये हिंदी में कुछ लिखा है तो इसको भी आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ लिखा गया है, और वो OLHH ये सब आपकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए लिखा गया है। अब यहाँ पे लिखा है शासना देश संख्या, फिर बाकी कुछ मतलब कि ये नोटिस लिखे गए हैं कुछ। अब मैं मेन चीज़ अब यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। कैंडिडेट ऑफ एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर कोई कैंडिडेट किसी रिजर्व कैटेगरी से है तो उसको अपने रिजर्वेशन के लिए उसके सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें फॉर्म के साथ ही सबमिट कर देनी है, जिससे कि प्रूफ हो जाए कि वो उस कैटेगरी से आता है जो कि एक रिजर्व कैटेगरी है। अब कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी कमीशन शॉर्ट सर्विस, देखिए ये मेनली मेरे को ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। ये आपके एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड कुछ बातें हैं, वो आप देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है नोटिफिकेशन में। मैरिटल स्टेटस, जैसे कि मेल कैंडिडेट हैं हु हैव मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग, मतलब एक से ज़्यादा वाइफ के साथ रहने वाला जो कोई मेल होगा या फिर कोई पुरुष होगा, एंड फीमेल कैंडिडेट्स है या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट है हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ शैल नॉट बी एलिजिबल, तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा अनलेस द ऑनरेबल गवर्नर हैज़ ग्रांटेड
एन एग्जम्पशन फ्रॉम दिस कंडीशन। मतलब कहा जा रहा है कि ऐसे कैंडिडेट्स भी एलिजिबल नहीं होंगे जो कि मैरिड होने के साथ साथ वो जो है एक से ज़्यादा वाइफ के साथ लिविंग मतलब कि रहते हैं, तो ऐसे लोग। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यही है कि कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आपकी हो रही है इस पोस्ट की, इसके लिए हैव पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन विद साइंस, मतलब कि साइंस स्ट्रीम वाले कैंडिडेट्स पास्ड होने चाहिए, 12th पास्ड होने चाहिए, एंड पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बोर्ड वही सेम लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश से या फिर किसी दूसरे बोर्ड से पास होने चाहिए। पोजेस डिप्लोमा इन, और उनका डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग के अंदर, और रजिस्ट्रेबल विद द आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ वहाँ पे वो रजिस्टर्ड हो ये चीज़, उसका उनका जो कि वो उन्होंने ये डिप्लोमा करा। साथ ही उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोजेस डिप्लोमा इन मिडवाइवरी आयुर्वेद रजिस्ट्रेबल विद द आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ये आपकी क्वालिफिकेशंस है, मतलब कि कैंडिडेट 12th पास विद साइंस स्ट्रीम प्लस आपका डिप्लोमा इन मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग आयुर्वेद के अंदर, और प्लस वो रजिस्टर्ड हो मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये सारी 3 चीज़ें होंगी। अब प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन यही है कैंडिडेट हु हैज़ सर्व्ड इन द, जो कैंडिडेट टेरिटोरियल आर्मी के अंदर सर्व्ड हुआ था फॉर ए कम से कम 2 साल के लिए वो, या फिर obtained a B सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी NCC सेल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल बी गिवन प्रेफरेंस इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो मतलब ये बोला जा रहा है इनमें से कोई भी एक कंडीशन जो भी आपके लिए हो, वो वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे उनको भी वो भी रहेंगे यहाँ पे, मतलब कि जो सर्व्ड हो चुके थे कि टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल के लिए कम से कम, वह भी एलिजिबल रहेंगे, ये बोला गया है। अब रेलिवेंट सर्विस रूल ऑफ द पोस्ट क्या क्या रहेंगे, द सिलेक्शन जो भी सिलेक्ट होगा यहाँ से कैंडिडेट, वो गिवन इन द उसको जो है आयुष डिपार्टमेंट यानी आयुर्वेद नर्सिंग सर्विस के अंदर रूल्स 2021 के अनुसार यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, उसको आप रीड कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स आपके लिखे गए हैं। यहाँ पर ये लिखा है कौन कौन से बोर्ड वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, जैसे कि लिखा गया है किया गया है उक्त के अतिरिक्त किसी भी संख्या द्वारा मान्य नहीं है। मतलब अगर आपने आंध्र प्रदेश के स्कूल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से अपना 10th करा हो, या फिर आपने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गुवाहाटी असम से करा हो, 10th बिहार वाले बोर्ड से करा हो, तो ये सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। ये लिस्ट आप पूरा चेक कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर यह है आपका, ये 12th से रिलेटेड है कि 12th से रिलेटेड मार्कशीट कौन कौन सी एक्सेप्ट होंगी, उससे रिलेटेड है, सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, वही सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। वो 10th का था, ये 12th का है। नेक्स्ट यहाँ पर ये था कैंडिडेट मस्ट पोजेस ऑल द, उसको जो है सारी जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 11 अक्टूबर से पहले की उसके पास सारे प्रूफ इस चीज़ से रिलेटेड होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर ये है एज लिमिट ये रहेगी कि कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज, जिसने जो भी 21 साल का हो गया है और 40 से कम है वो वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है फॉर्म में। और ये डेट आपकी जो है 1 जुलाई 2023 को देखी जा रही है, यानी 1 जुलाई 2023 को जो भी कैंडिडेट 21 साल का हुआ है या उससे ऊपर है तो अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो 1 जुलाई के बाद 21 साल का हो रहा है तो वो शायद एलिजिबल नहीं है। मैं आपको एक बार डेट दोबारा क्लियर करता हूँ। इसके बीच में डेट आपको दी गई है कि जैसे कि 2 जुलाई 1983 से लेकर आपका नॉट लेटर देन, मतलब इस डेट से पहले का ना हो कैंडिडेट, और 1 जुलाई 2002 के बाद का बर्थ ना हो, तो ये वाले सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। यानी कि 2 जुलाई 2002 का कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेगा, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई है, और उसके बाद वाला भी एलिजिबल नहीं रहेगा। और जो भी कैंडिडेट रिलैक्सेशन चाहते हैं अपर एज के अंदर तो उनको मिलेगा। जो भी कैंडिडेट जो भी SC कैटेगरी उत्तर प्रदेश के SC कैटेगरी से आ रहे हैं तो उनको रिलैक्सेशन मिलेगा उनकी कैटेगरी में 5 साल का। सेम ST को भी मिलेगा, और बाकी कैटेगरी वाइज जो भी रिलैक्सेशन है वो यहाँ लिखे गए हैं। यहाँ पर मेन रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा आपका, मतलब इस पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, और ओनली सच कैंडिडेट जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे मेन रिटर्न एग्ज़ाम देंगे सारे कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड
सक्सेसफुल इन, अब देखिए यहाँ पे इन जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा पहले तो फॉर द विच द सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो प्रीलिम्स एग्जाम देंगे फिर वो मेंस एग्जाम देंगे, मतलब यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, पहले तो प्रीलिम्स एग्जाम होगा फिर मेंस एग्जाम होगा, प्रीलिम्स पास करने वाले मेंस एग्जाम देंगे। तो ये आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें लिखी हैं। यहाँ पर लिखा गया है एग्जामिनेशन फॉर विच द सक्सेसफुल कैंडिडेट हु हैव फिल अनदर एप्लीकेशन फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ द कमीशन एंड फॉर दिस एप्लीकेशन द एग्जामिनेशन फीस फॉर अनरिजर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर कोई अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये की रहेगी। अगर कोई दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर रहा है तो 200 रुपये उसकी फॉर्म की फीस है मेन्स एग्जाम के लिए, और 25 रुपये उसकी प्रोसेसिंग फीस, यानी 225 रुपये उसको फॉर्म के पैसे देने होंगे मेन्स के एग्जाम के लिए। तो मतलब यहाँ पर ये ओनली सच कैंडिडेट हु विल बी एडमिटेड टू द मेंस वही देगा जो कि प्रीलिम्स पास हुआ। जिसने किसी दूसरे फॉर्म में अभी कभी पहले कभी यूपीपीएससी का कोई फॉर्म भरा था इस जॉब से रिलेटेड जिसमें उसने प्रीलिम्स दिया और वो पास हो गया था, तो वो यहाँ पे मेंस एग्जाम वही कैंडिडेट दे सकता है। उसकी फॉर्म की फीस आपकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी दी गई है। अब यहाँ पे बोला है कि कैंडिडेट शुड केयरफुली नोट दैट दे विल हैव टू अपीयर इन द मेन एग्जाम अगेंस्ट द सेम रोल नंबर अलॉटेड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, द डेट एंड वेन्यू। अब वेन्यू क्या होगा इस मेंस एग्जाम का वो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। वो आपको एडमिट कार्ड पर डायरेक्ट दे दिया जाएगा, जो भी वहाँ पर आपका वेन्यू होगा कि कहाँ जाकर आप इस एग्जाम को देने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, आप चाहें इसको जरूर रीड करें। मैं कुल मिला के कहना चाह रहा था आपसे कि यहाँ पर आपका मेंस का एग्जाम हो रहा है, तो यहाँ पे आपका मतलब जो प्रीलिम्स पास होंगे वही मेंस देंगे, और मेंस की फीस बताई गई है, और बाकी आपके कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं यहाँ पे। फिर ये जनरल इंस्ट्रक्शन रहेंगे आपके कुछ। कैंडिडेट को एडवाइस दी जा रही है, जैसे मैंने बोला भी था फॉर्म का प्रिंट लेना सबको जो है ज़रूरी रहता है, फॉर्म का प्रिंट जरूर लें आप। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यही है कि नोटिफिकेशन कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पे करनी है, फॉर्म सबमिट करना है। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। मैं आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। अनुसूचित जाति जो भी उत्तर प्रदेश के होंगे, अब जो कैंडिडेट दूसरे स्टेट से अप्लाई करेंगे इस जॉब पे, और अगर वो कैटेगरी में किसी ना किसी रिजर्वेशन में आ रहे हैं तो वो उनको एक यूआर कैंडिडेट माना जाएगा, तो वो कोई भी सर्टिफिकेट कैटेगरी वाला सबमिट नहीं करेंगे। बाकी जो भी रिजर्वेशन वाले होंगे वो अपना सर्टिफिकेट ज़रूर सबमिट करेंगे। उसके फॉर्मेट यहाँ दिए गए हैं। ये SC ST का सर्टिफिकेट होगा। नेक्स्ट ये वाला आपका अ, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC का होगा। तो इस तरीके से आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी हैं यहाँ पे। ये देखिए आप कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली चीज़ जो कि लिखी गई है। कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी मतलब कि जो आपकी सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी मींस जो भी आपकी डिसेबिलिटी हो उसका सर्टिफिकेट है। मैंने यहाँ पे इसको कैटेगरी बोल दिया, और बाकी आपकी चीज़ें यहाँ पे दी गई हुई हैं। तो इस तरीके से आप इस पूरे को चेक कर सकते हैं। सारे सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। अब इन सारे सर्टिफिकेट्स के बाद आपका आ रहा है यहाँ पे सिलेबस। सिलेबस की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। स्टाफ नर्स आयुर्वेद परीक्षा होगी यहाँ पे, जो प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और आयुर्वेद का विषय, इन तीनों का पेपर लिया जाएगा। परीक्षा योजना के तहत यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र 1 रहेगा, जिसके अंदर प्रश्नों की संख्या अगर बताऊं तो 170 होने वाले। सामान्य ज्ञान से 30 प्रश्न, फिर सामान्य हिंदी से 20 प्रश्न, और फिर नर्सिंग आयुर्वेद विषय से 120 प्रश्न। तो टोटल आपके इस टोटल हो जाएंगे 170 प्रश्न। और कुल अंक की बात करूँ तो 85 मार्क्स के टोटल पेपर रहेगा। 1/2 यानी 0.50 मार्क का हर क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा, और
ये डिटेल आपकी यहाँ पर दी गई है, ये आप इसको देख सकते हैं। अब सिलेबस में आप देख लीजिए, सिलेबस प्रीलिम्स का सिलेबस क्या रहेगा। मतलब पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर उसको पास करने वाला मेंस देगा, मेंस को पास करने वाला आगे चल के इंटरव्यू देगा, और इंटरव्यू या फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, या फिर मतलब आपका एक पर्सनली एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और कुछ आपसे पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ही आपको ये जॉब मिल रही होगी। सबसे पहले प्रीलिम्स का जो सिलेबस रहेगा उसमें आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स से रिलेटेड सिलेबस आएगा, जिसके अंदर आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव synoptic view of the freedom movements, growth of nationalism and attainment of independence। अब नेक्स्ट यहाँ पर यह है कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, जिसमें आपका फिजिकल और सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया आएगी, और वर्ल्ड की भी आ सकती है ज्योग्राफी यहाँ पे, जिसमें आपके क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चंस आपके रिलेटेड होंगे ज्योग्राफी ओनली, जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, उससे रिलेटेड रहेगा। सेम इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इशूज इनसे रिलेटेड, इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट, फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल, फिर इंडियन एग्रीकल्चर, जनरल इंग्लिश और जनरल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा। जनरल साइंस के अंदर आपका जो भी कुछ आएगा वो यहाँ लिखा गया है। सेम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी। मैथमेटिक्स में क्लियर बताया गया है कि वो 10th लेवल की रहेगी, जिसमें अलजेब्रा, जियोमेट्री और अर्थमेटिक रहेगा। लेकिन अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो बाकी सब्जेक्ट्स का जो लेवल रहेगा वह आपका डिप्लोमा लेवल का रहेगा, यानी कि सिर्फ वो 12th या फिर 12th और डिप्लोमा जैसे लेवल तक का रहेगा। उसकी हार्डनेस आप कह सकते हैं कि वो इतना हार्ड भी हो सकता है या इस लेवल का हो सकता है, जिससे कि आपको पता रहे कि किस लेवल तक एग्जाम जा सकता है। द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द टॉपिक। आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए इन टॉपिक्स की, जो भी यहाँ पे लिखे गए हैं, यूपी के हिसाब से भी, उत्तर प्रदेश के राज्य के हिसाब से भी। और जनरल हिंदी से रिलेटेड आपका जो आएगा उसमें विलोम, वाक्य एवं वर्णी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, फिर तत्वम एवं तद्भव शब्द, फिर विशेष्य एंड विशेषण, फिर आपका पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीज़ें आएंगी। सिलेबस ऑफ नर्सिंग का सिलेबस जो आपका सब्जेक्ट वाला रहेगा उसमें आपका नर्सिंग से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपका चिकित्सा के चातुष्पादा, फिर आपका आएगा क्वालिटीज, इम्पोर्टेंस, बिहेवियर ऑफ नर्स विद पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स, फिर पेशेंट्स एडमिशन, इंस्पेक्शन, केयर ऑफ हिज हर रेस्ट, bathing, clothing, bed arrangement, types of bed, measuring temperature, pulse, respiratory rate and blood pressure, making charts, ward reports, knowledge of patients, discharge from hospital, etc. and different type of medicated anemia यानी कि बस्ती, methods of use और bandage and different method of bandaging, knowledge of first aid, collection of test samples, केयर ऑफ द पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। ये सारी चीज़ें आपकी लिखी गई हैं, ये सारी आपको पूछी जाएंगी आपके सिलेबस के अंदर, ये सब नर्सिंग से रिलेटेड रहेगा। फिर आपका पैथोलॉजी एंड ट्रीटमेंट यानी कि आपका व्याधि व्यान इवाम उपचार से रिलेटेड कुछ बातें लिखी गई हैं, वो ये सारा सिलेबस रहेगा, जिसमें आपका डिसीज़ की डेफिनेशन, टाइप्स, साइट्स, फिजिकल एंड मेंटल इलनेस, सिम्टम्स ऑफ दोषा प्रकोपा एंड रिजल्टेंट डिसीज़, इंट्रोडक्शन टू निदान पंचक और डिफरेंट मेथड्स ऑफ रोगी परीक्षा इन आयुर्वेद, डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन, टाइप एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी। अब ह्यूमन एनाटॉमी भी आ रहा है यहाँ पे, कैंडिडेट्स को बता दूँ, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी आएगा यहाँ पे, फिजियोलॉजी जिसमें आपका रचना एवं क्रिया शरीर, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी या संस्कृत जो भी आपका ये लिखा गया है ये उससे रिलेटेड रहेगा। डेफिनेशन ऑफ बॉडी और बाकी सारी चीज़ें, मर्मा शरीर, लक्षण ऑफ आयु और एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल नॉलेज ऑफ बॉडी पार्ट्स, स्केलेटन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। हेल्थ लाइफ स्टाइल
और फिर इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी भी आएगा, और सबका सिलेबस मेंटल इलनेस और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ऑब्स्टेट्रिक एंड पेडियाट्रिक ये भी आएगा आपके सिलेबस में। तो बहुत काफ़ी लंबा सिलेबस है, लेकिन आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आने वाली हैं आपके एग्जाम में। अब नेक्स्ट आपको जानना है जैसे कि द्वितीय चरण में जैसे कि मेन एग्जाम जो होगा आपका सेम इसी जॉब के लिए, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बोला गया है कि नर्सिंग आयुर्वेद विषय, इसमें आपका सिर्फ नर्सिंग आयुर्वेद विषय का परीक्षा होगा, जिसमें प्रश्न पत्र 1 रहेगा और प्रश्नों की संख्या 9 रहेगी। 9 प्रश्न आएंगे, 5 और 4 2 डिवाइडेड रहेंगे, खंड आ और खंड ख। अब ये आप देख लीजिए, कुल अंक इसमें 85 मार्क का रहेगा, जिसके अंदर आप देखेंगे तो 60 + 25 यानी कि 25 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 25 मार्क के और 4 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो जाएंगे। और समय मतलब इसमें 3 घंटे का आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि खंड आ यानी कि जो पहला सेक्शन होगा उसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, और वो सारे क्वेश्चन करने जरूरी रहेंगे। और प्रत्येक प्रश्न आप हर प्रश्न आप देखेंगे तो 5-5 अंक यानी कि 5-5 मार्क का होगा। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा, यानी कि अधिकतम मार्क्स सीमा यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। सेम इसमें देखेंगे आप नेक्स्ट में जो कि 6 क्वेश्चन आएंगे, 4-4 6 में कुल 6। नेक्स्ट खंड बा में यानी कि बी सेक्शन में 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको सिर्फ 4 ही करने हैं, यानी कि आप 2 ऑप्शनल होंगे, बाकी 2 कंपलसरी रहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब कि 4 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, 6 में से 2 आप छोड़ देंगे, और वो चारों के चारों 15-15 मार्क्स के होने वाले हैं। और ये टोटल आपका, इसमें आपको अधिकतम शब्द सीमा, देखिए यहाँ पे शब्द सीमा भी दी गई है, मतलब आपको हर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करना है, 125 वर्ड के लिखने हैं आपको उसके आंसर। सेकंड वाले में आपको 300 वर्ड का हर एक आंसर लिखना है, जो 15-15 मार्क में पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आपका होने वाला है ये एग्ज़ाम, यानी कि 60 नंबर का ये वाला, और ऊपर वाला जो था वो 25 नंबर का। टोटल 85 मार्क का हो गया ये। और टोटल क्वेश्चन जो है वो 9 है, 3 घंटे का समय है, और इसमें आपको वर्ड लिमिट भी दी गई है। तो ये आपका रहेगा, बस ये दोनों एग्जाम रहेंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस जॉब के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस डिस्कस हो गया है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ फॉर्म अप्लाई करने कैसे जाएंगे। तो देखिए ये जैसे कि ये आपका नोटिफिकेशन का मेन आपका पेज आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 नोटिफिकेशन दिखेंगे। तो 3 में से जो अभी लेटेस्ट यानी नया वाला नोटिफिकेशन है, यानी जो ये वाला नोटिफिकेशन है, ये आपका आयुर्वेद वाला है। इसकी डेट भी यहाँ पे लिखी गई जो मैंने आपको भी बताई। यहाँ पर आप इसमें अप्लाई पे क्लिक करके जाएंगे, और पहले आप OTR करेंगे, और उसके बाद फिर आप अपना जो है यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म की बात हो गई है। अब रही बात, ये जो डेट थी अभी आप वहाँ देख रहे थे नोटिफिकेशन में कि वहाँ पे आपको 4 अक्टूबर दिख रही थी लास्ट डेट, तो उसके लिए भी एक नोटिस निकाला गया है। ये नोटिस ये वाला होगा, इसमें बोला गया है साफ साफ कि जो डेट हमने पहले बताई थी लास्ट डेट फॉर्म की, उस डेट को हम बढ़ा रहे हैं, और वह डेट जो अब है अब वो 1 हफ्ते बढ़ा दी गई है। यानी फॉर्म की जो मॉडिफाइड डेट रहेगी वो 11 अक्टूबर रहेगी लास्ट डेट। सेम इसी में आपकी फॉर्म की फ़ीस की लास्ट डेट भी आपकी यही रहेगी 11 अक्टूबर। जो पहले हमारी ये थी, ये वाली डेट हमारी अब नहीं है, ये डेट हमारी नहीं है, और अब डेट हमारी ये वाली हो गई है। ये क्लियर कर दिया गया। तो मैंने आपको सारा क्लियर करा इस जॉब से रिलेटेड। मैं मिलता हूँ आपसे अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।